हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है, हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का ये लेक्चर नंबर 10 होने वाला है। और 10 लेक्चर के अंदर आज हम दोबारा से कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे एक क्वेश्चन की फॉर्म में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं और उनके दोबारा से मैं आपको बेसिक से उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाला हूं। तो ये वीडियो आज का उन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो आज क्लास को पहली बार अटेंड कर रहे हैं। वैसा तो मेरा आप सबसे यही कहना है नए बच्चों से, प्लीज बच्चों आप सब लेक्चर नंबर 1 से ही देखिए। बट आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि हमने कुछ आसान से क्वेश्चंस उठाए हैं, जिसके पीछे हमारा मोटो ये है कि हम आपके दोबारा से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा और आसानी से क्लियर कर दें। क्योंकि हमने जो पूरा चैप्टर पढ़ा है बच्चों, उसके हमने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं ताकि उसको दोबारा से आप लोगों को समझाकर हम उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें। तो इंडिविजुअली हमने क्वेश्चंस उठाए हैं। ये हमारे कम से कम 2 लेक्चर्स और रहेंगे क्वेश्चंस के बेसिस पर, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम्स में किस प्रकार से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। बट आज की क्लास में जनरली हम लोगों ने फोकस किया है आपके बेस के लिए तो सॉरी, तो इसीलिए बच्चों आप बने रहिएगा और अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे उसको भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस को क्वेश्चंस की फॉर्म में हम लोगों ने लिया हुआ है। तो पहला जो हमारा आज का क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। बट फिर भी मेरा कहना यह है कि आप लोग पूरा चैप्टर पूरा लेक्चर जो है यहाँ पर ध्यान से सुनना। हो सकता है कोई बात आपको पहले समझ में ना आ रही हो, बट इस क्लास को अटेंड करने के बाद वो समझ में आ जाए। अब लिखा है पहला कि व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। अरे सर अब ये क्या कर रहे हो आप, एग्रीगेट डिमांड फिर दोबारा समझा रहे हो? हाँ बेटा, हम इंडिविजुअली भी, क्योंकि हमने पूरे नोट्स पढ़ लिए हैं, बट मैं चाहता हूं कि हम लोग इंडिविजुअली भी एक बार और हमारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लें, ताकि जो आने वाले क्वेश्चन है उसमें हम अच्छे से डिस्कस कर पाए कि जो कॉन्सेप्ट्स उसमें डीपली हम जा सके। तो एग्रीगेट डिमांड मतलब क्या होता है बेटा? एग्रीगेट डिमांड मतलब सीधा सीधी सी बात है टोटल डिमांड। क्या करते हैं बेटा? टोटल डिमांड। ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है कि एक मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब एक मार्केट के अंदर टोटल किसी भी गुड्स सर्विसेज की कितनी डिमांड आ रही है, तो उसे हम एग्रीगेट डिमांड या टोटल डिमांड कहेंगे बच्चों। अब जनरली मार्केट में एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या हैं? अब कई बार बच्चे कंपोनेंट्स याद तो रख लेते हैं, बट कभी उनसे पूछा जाए कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। वही बेस वहां पर वीक है आप लोगों का। तो कंपोनेंट्स मतलब आप ऐसे समझो कि मार्केट के अंदर 4 अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो अलग अलग अपनी नीड और वांट से डिमांड करते हैं, और इन सब की डिमांड को टोटल करने पर एग्रीगेट डिमांड बन जाता है। ठीक है बेटा, तो कंपोनेंट्स मतलब क्या हो गया? 4 अलग प्रकार के लोग जो अलग अलग नीड और वांट की वजह से अलग अलग डिमांड करते हैं। जैसे कि पहला है सबसे इंपॉर्टेंट कंज्यूमर, मतलब हम और आप, जिनका इंटेंशन गुड्स एंड सर्विसेज बाय करने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, उस चीज को कंज्यूम करना, उस चीज को यूज करना। इज दैट क्लियर बच्चों? तो पहली डिमांड जो रेज होती है मार्केट में वो कंज्यूमर के अकॉर्डिंगली होती है। दूसरी जो डिमांड करते हैं वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मतलब आप और मेरे में से जो भी व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है मार्केट के अंदर, तो उसे भी गुड्स एंड सर्विसेज की नीड होती है अपने बिजनेस के लिए, तो वो भी अपने बिजनेस के लिए मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड करता है बेटा, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड। इज दैट क्लियर बेटा? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट कौन है हमारा? गवर्नमेंट। आज के युग में गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की नीड होती है, क्योंकि किसी भी देश के अंदर गवर्नमेंट का काम होता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से अच्छे डेवलप करे, ताकि हम और आप इजीली और बहुत आसानी से अपने बिजनेस को रन कर सकें,
जब हमारा बिजनेस अच्छे से रन करेगा, जीडीपी ग्रो होगी, तो उसका फायदा देश को मिलता है। इसीलिए गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को भी गुड्स और सर्विसेज की नीड होती है बेटा। तो गवर्नमेंट भी यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करती है। इज दैट क्लियर बेटा? इसलिए गवर्नमेंट भी हम यहां पर लेंगे। लास्ट है नेट एक्सपोर्ट। बिल्कुल सही, नेट एक्सपोर्ट से ही हमें पता चलता है कि हमारे देश के गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ आवर कंट्री कितनी डिमांड है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की। इज दैट क्लियर? नेट एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है बेटा कि हमारे देश की गुड्स एंड सर्विसेज की विदेशों में डिमांड है। नेट इंपोर्ट मतलब क्या है? हम लोग डिमांड कर रहे हैं किसी दूसरे देश से, तो हमें तो यहां पर क्या कैलकुलेट करना है? सप्लाई कैलकुलेट करना है कि डिमांड करना है ना बेटा। इसलिए यहां पर हम लोग नेट एक्सपोर्ट लेंगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे, तो हमारे पास में अगर पॉजिटिव वे में आंसर आता है तो वो हमारा नेट एक्सपोर्ट कहलाएगा। बस अब इन चारों की डिमांड को अगर हम टोटल कर दें, प्लस कर दें, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एग्रीगेट डिमांड बन जाएगा। इज दैट क्लियर? आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो बच्चे, तो टोटल डिमांड नहीं बोलना है, आपको एग्रीगेट डिमांड ही बोलना है। जैसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कमोडिटी बोलते हैं ना बेटा। तो उसी तरीके से यहां पर हमें टोटल डिमांड को एग्रीगेट डिमांड बोलना है। इज दैट क्लियर बेटा? चलो आगे और एग्रीगेट डिमांड के बारे में समझते हैं। देखो समझ में आ रहा है ना? तो एक एक टॉपिक एक बार दोबारा से क्वेश्चन के साथ ले लेते हैं, तो थोड़ा सा और हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चों, ताकि फिर आने वाले जो हमारा क्वेश्चन का सेशन रहेगा बच्चों, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर हम जब डीपली क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपके इजीली कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए आज के लेक्चर के अंदर मैंने ये क्वेश्चंस को लिया है बेटा। चलो, एग्रीगेट डिमांड को हम लोग फ्लो कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फ्लो कॉन्सेप्ट। अब सर ये फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो देखो बच्चों, ये जो एग्रीगेट डिमांड का हमने इन चारों डिमांड का टोटल किया है ना, ये हम हर महीने नहीं करते हैं या हर 6 महीने में नहीं करते हैं, पूरे 1 साल वेट करते हैं कि इन चारों लोगों ने मिलकर साल भर में कितनी कितनी डिमांड करी है। उन साल भर की डिमांड को टोटल करके हमारी एग्रीगेट डिमांड आती है, इसलिए इसको फ्लो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब यह है अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, फाइनल जो एंड होता है हमारे साल का, उस साल के आखिरी में ही हमें पूरे साल भर की कैलकुलेशन देखनी होती है कि पूरे साल भर इन चारों लोगों ने कितनी डिमांड की है, इसलिए इसको फ्लो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? अब कई बार इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि सर एक बात बताओ कि एक्सपेंडिचर भी एग्रीगेट डिमांड हो सकता है क्या? तो बिल्कुल सही बात है, एग्रीगेट डिमांड बोलो चाहे आप एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोलो, बात बराबर होती है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? तो देखो बेटा, आ जाओ यहीं पर ही डायग्राम पे आ जाते हैं हम लोग। मैं ये फ्लो कॉन्सेप्ट को रब कर देता हूं। देखो, कंज्यूमर अगर डिमांड कर रहा है तो वो भी खर्चा करेगा बेटा उस गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड कर रहा है तो वो भी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए डिमांड खर्चा करेगा बेटा। उसी तरीके से गवर्नमेंट डिमांड कर रही है तो गवर्नमेंट भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा करेगी। नेट एक्सपोर्ट मतलब विदेशों से भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड आ रही है तो ये लोग भी खर्चा करेंगे। अगर हम इन सब के खर्चे को टोटल कर दें तो वो क्या बन जाएगा? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बन जाएगा। तो जी हाँ, बिल्कुल हम ऐसा बोल सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, क्योंकि इंसान डिमांड करेगा तभी तो खर्चा भी तो करेगा बेटा। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड होता है बेटा। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा एग्रीगेट डिमांड। इज दैट क्लियर बेटा? कोई और दिक्कत आए तो प्लीज बेटा कमेंट में भी पूछ सकते हो, नीचे स्क्रीन पर हम लोगों के नंबर चल रहे हैं, वहां पर भी पूछ सकते हो। आपको चाहे अकाउंट्स में डाउट आए, चाहे बिजनेस में आए, चाहे इकोनॉमिक्स में आए, आप हमसे हमारे डाउट, अपने डाउट्स को हमसे क्लियर करवा सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम समय पर आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर दें। इज दैट क्लियर बच्चों? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो,
ये हमारा एग्रीगेट डिमांड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, जब सप्लाई की बात आती है तो हम क्या है, कंज्यूमर से कन्वर्ट होकर प्रोड्यूसर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बच्चों, प्रोड्यूसर बन जाएंगे। और प्रोड्यूसर यहां पर पूरे मार्केट में जितने भी होंगे, एक इंडियन इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के जितने भी मार्केट में सब प्रोड्यूसर्स होंगे, तो वो सब मिलकर जितना मार्केट में सप्लाई कर पा रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, उसी को हम एग्रीगेट सप्लाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं जिनका काम है गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना, तो वो सब मिलकर जितना गुड्स एंड सर्विस बनाकर मार्केट में सप्लाई कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। इज दैट क्लियर? द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई इज रिलेटेड विद द टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज by all the producers in an economy। in an economy का मतलब है मार्केट के अंदर। इकोनॉमी अगर वर्ड आप यूज कर रहे हो वो भी मार्केट ही मतलब है बेटा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? वेल एंड गुड। तो ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा व्हाट इज कंजप्शन फंक्शन। देखो अब बुक क्या कह रही है, कंजप्शन फंक्शन एक्सप्रेस functional relationship between aggregate consumption and national income। is that clear? चलो पहले कंजप्शन फंक्शन समझने से पहले हम ये समझते हैं कि कंजप्शन क्या होता है, फिर उसके बाद में हम कंजप्शन फंक्शन को समझेंगे। इज दैट क्लियर? तो कंजप्शन मतलब होता है किसी भी गुड्स और या किसी भी सर्विसेज को अपने लिए यूज करना। कोई भी गुड जो आपको, जैसे मान लो सपोज करो आपको टेलीविजन की जरूरत है, फोन की जरूरत है, कंप्यूटर की जरूरत है, कैमरे की जरूरत है, किसी भी चीज की अगर आपको जरूरत है और आप उसको यूज करने के पर्पज से परचेस कर रहे हो, दैट इज कंजप्शन। उस हम क्या कहेंगे, कंजप्शन। कंज्यूमर ही कंजप्शन के लिए डिमांड रेज करता है बच्चों। तो कंजप्शन मतलब क्या होता है, किसी भी गुड्स को यूज करने के इंटेंशन से परचेस करना या किसी भी गुड्स को यूज करना, दैट इज कॉल्ड कंजप्शन। अब फंक्शन मतलब क्या है, तो बेटा यहां पर फंक्शन आते ही कंजप्शन को हम लोग इनकम से कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमारे कंजप्शन की कैपेसिटी डिपेंड करती है हमारी इनकम के ऊपर। दैट इज कॉल्ड कंजप्शन फंक्शन। आप कंजप्शन जो भी करेंगे अपनी इनकम के अकॉर्डिंगली कंजप्शन करेंगे ना बेटा। जितनी आपकी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग ही कंजप्शन करेंगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे ना बेटा, क्योंकि आपको पता है। तो सभी अलग अलग कंजप्शन पे अलग अलग सभी अलग अलग इनकम पे अलग अलग कंजप्शन करते हैं। जैसी जिसकी इनकम होती है वो वैसा ही खर्चा या वैसा ही कंजप्शन करता है बेटा, इसलिए कंजप्शन फंक्शन बोला गया है। लिखा भी देखो, एक्सप्रेस फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट कंजप्शन एंड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब क्या हो जाता है, टोटल इनकम हो जाता है। तो टोटल कंजप्शन पूरी तरीके से डिपेंड होता है आपके नेशनल इनकम, मतलब टोटल इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपकी इनकम, टोटल इनकम बहुत ज्यादा है तो कंजप्शन उसके अकॉर्डिंग रहेगा, अगर आपकी इनकम थोड़ी कम है तो उसके अकॉर्डिंग कंजप्शन रहेगा। तो ये जो कम ज्यादा कंजप्शन इनकम के चेंज होने से हो रहा है बेटा, दैट इज कॉल्ड कंजप्शन फंक्शन। देखो मैंने फॉर्मूला भी लिख रखा है, C इक्वल टू A प्लस B और Y। तो C यहां पर क्या है बेटा, कंजप्शन है, A यहां पर ऑटोनोमस कंजप्शन है, M मतलब B मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन है और Y मतलब यहां पर इनकम है। तो यहां पर ऑटोनोमस कंजप्शन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन और इनकम तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कंजप्शन आ जाएगा। कंजप्शन मैंने समझा चुका हूं आपको। ये ए पे जो ऑटोनोमस कंजप्शन लिख रखा है सर, इसका मतलब, तो ऑटोनोमस कंजप्शन मतलब क्या होता है, मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन। और मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन जो होता है वो जीरो इनकम पर भी कुछ ना कुछ कंजप्शन रहेगा। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जीरो इनकम पर आप कंजप्शन फिर भी आपका जारी है। तो ये जो सिचुएशन है कि जीरो इनकम पर 20 कंजप्शन है,
यही आपका ऑटोनोमस कंजप्शन कहलाता है बेटा। इज दैट क्लियर? क्या कहलाएगा बेटा ये? ऑटोनोमस। क्यों? मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन आ गया ना भाई। आप नहीं भी कमा रहे हो तो भी आपको कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके अपने कंजप्शन की जो बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल करना ही पड़ेगा। अब वो जो जुगाड़ है वो या तो आप अपनी प्रीवियस सेविंग से ला सकते हो, है ना, या अपनी कोई एसेट्स बेचकर आप ला सकते हो, या फिर किसी से आप लोन ले सकते हो। बट आपको जीरो इनकम पर अपने मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन को तो फुलफिल करना ही पड़ेगा। और ये मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन जो है बेटा उसे हम ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन। इसको एमपीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एमपीसी। अब एमपीसी क्या होता है सर? तो देखो बेटा, आप अपनी एडिशनल इनकम का, जैसे सपोज करो आपकी इनकम 20,000 थी, ठीक है। अब आपकी इनकम जो सैलरी है, ये आपकी जो सैलरी है वो 20,000 से बढ़कर 25,000 रुपीज हो गई है, ठीक है। तो इसमें आपकी एडिशनल इनकम क्या हुई बेटा? 5,000 हुई, ठीक है। अब 5,000 में से 2,000 रुपीज आपने खर्चा कर लिया, 2,000 रुपीज खर्चा कर लिया। तो ये एडिशनल इनकम में आपने कितना परसेंट कंजप्शन किया? दैट इज कॉल्ड एमपीसी। दैट इज कॉल्ड एमपीसी। कि एडिशनल इनकम में आपने एडिशनल इनकम का कितना परसेंट आपने जो है खर्च किया है अपने कंजप्शन के ऊपर। तो देखो बेटा, यहां पर 2,000 रुपीज आपने खर्चा किया क्योंकि 5,000 रुपये आपकी 5,000 से आपकी इनकम बढ़ गई थी। तो ये कितना हो गया बेटा? ये आपका 40%, मतलब आपने अपनी एडिशनल इनकम का 40% कंजप्शन पे खर्च कर दिया। तो ये 40% आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन हो जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? कोई डाउट है आप लोगों को? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। वाई मतलब इनकम। इनकम को वाई से डिनोट क्यों करते हैं? मैंने पहले भी डिस्कस किया आप लोगों के साथ में। टोटल इनकम को ईल्ड बोला जाता है, इसलिए ईल्ड YIELD। तो वो वर्ड जो वाई है वो वहीं से आया हुआ है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, घबराने का नहीं है। आप वहां पर हमसे हमारे अपने डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे देखो, एक और क्वेश्चन आ गया। कैन द वैल्यू ऑफ APC बी लेस देन 0? ओ ठीक है, घबराना नहीं है। सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात क्लियर होनी चाहिए। वो क्या क्लियर होनी चाहिए कि सर APC क्या होता है? तो APC मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन। टोटल कंजप्शन का आप एवरेज निकालोगे, दैट इज कॉल्ड APC। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में आप लोगों को? तो बोला हुआ है कैन द वैल्यू ऑफ APC बी लेस देन 0? क्या 0 से APC 0 से भी कम हो सकता है क्या कंजप्शन APC? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। जब टोटल कंजप्शन ही 0 से स्टार्ट नहीं होता है तो APC कैसे 0 से छोटा हो जाएगा? बात है ना? देखो लिख रखा, नो बिकॉज इवन एट द 0 लेवल ऑफ इनकम we will consume something that is autonomous consumption. तो can the value of APC be less than 0? क्या APC 0 से कम हो सकता है? नहीं भाई, नहीं हो सकता। जब टोटल कंजप्शन ही मिनिमम लेवल पर रहेगा, भले ही इनकम 0 हो जाए, तो APC मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन कैसे 0 हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं, वो 0 नहीं होगा। इज दैट क्लियर बच्चों? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो आगे देखते हैं। Why can value of MPC be not greater than 1? क्या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता? 1 यहां पर जो हम ले रहे हैं बेटा, 1 मतलब इनकम से समझो। आप किससे समझो बेटा? 1 मतलब इनकम से समझो। अब देखो बेटा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन मतलब क्या होता है? मैंने अभी समझाया जस्ट आपको कि एडिशनल इनकम का कितना परसेंट आप कंजप्शन पे खर्च कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन। इज दैट क्लियर बेटा? और आप सभी को पता है हमारी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी हमारा कंजप्शन लेवल भी बढ़ेगा, बट कंजप्शन लेवल कभी भी इनकम लेवल से ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है। ये आप खुद अपने ऊपर अप्लाई करके देख लो बेटा। 20,000 रुपए की सैलरी है
तो क्या 25,000 रुपये खर्च करोगे क्या? नहीं ना बेटा, हमेशा आप क्या करोगे, इनकम से ही, जो आपकी टोटल इनकम होगी उससे कम ही खर्चा करोगे। तो इसलिए कंजप्शन ऑलवेज स्मॉलर देन इनकम, इसीलिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन भी 1 से छोटा रहेगा हमेशा। देखो लिख रखा है, इट इज सो बिकॉज Kinney's psychological law of consumption state that when income increases, consumption also increases, but at a lesser rate. So increase in consumption is always less than increase in income. Is that clear बेटा? इसीलिए बेटा यहां पर हमेशा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन स्मॉलर देन 1 रहता है। वो यही दर्शाना चाहता है कि मैं जो हूं वो हमेशा इनकम से कम ही बढ़ूंगा, इनकम से ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही ना बात समझ में आप लोगों को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कैन द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बी नेगेटिव? क्या एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव नेगेटिव हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? कंजप्शन कभी नेगेटिव नहीं होगा, बट सेविंग तो नेगेटिव हो सकती है। यस, द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैन बी नेगेटिव व्हेन कंजप्शन इज मोर देन नेशनल इनकम। अगर हम टोटल इनकम से ज्यादा कंजप्शन कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी स्टेजेस बताई थी, 3 स्टेजेस होती हैं, एक मिनिमम की होती है, फिर एक ब्रेक इवन पॉइंट की होती है, मतलब जहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, मतलब वहां पर इनकम 80, कंजप्शन भी 80। इससे पहली वाली सिचुएशन में क्या होता है, इससे पहले वाली सिचुएशन में कंजप्शन ग्रेटर देन इनकम होता है। तो इस वाली सिचुएशन में, बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट से पहले वाली सिचुएशन में एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि जितना इनकम कमाई जा रही है उससे भी ज्यादा खर्चा किया जा रहा है, इसीलिए नेगेटिव में सेविंग्स हो रही है। तो यस, द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैन बी नेगेटिव व्हेन कंजप्शन इज मोर देन नेशनल इनकम, दैट इज बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट। इज दैट क्लियर बेटा? जो बच्चे नए हैं इसमें थोड़ा बहुत डाउट है बेटा, तो आप लोग ऐसा करिए, पीछे वाले लेक्चर्स एक बार देखिएगा बेटा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। What can be the maximum value of marginal propensity to save? The maximum value of marginal propensity to save is 1. It is only possible when marginal propensity to consumption is 0. ये मैक्सिमम लेवल मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का कब क्या होगा? 1 हो सकता है, और जब ही हो सकता है जब आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन 0 हो जाए। इसका मतलब क्या हो गया? आपकी एडिशनल इनकम, जैसे मैंने बताया था ना, 20,000 से 25,000 होगी तो आपकी एडिशनल इनकम 5,000 हो गई। अगर आप 5,000 की इनकम पूरी की पूरी कंजप्शन पे ही, एंटायर इनकम आप क्या करते हो, सेव कर लेते हो, खर्च नहीं करते हो, दैट उसी सिचुएशन में एमपीएस आपका 1 के बराबर हो सकता है। मतलब जैसे आपकी सैलरी 5,000 से इंक्रीज हो गई, अब इस 5,000 में से आपने एक भी रुपया कंजप्शन पे खर्च नहीं करा, ये पूरे के पूरे 5,000 आपने सेव कर लिए, तो ऐसी सिचुएशन में एमपीएस जो है वो 1 के बराबर हो सकता है। किसके बराबर हो सकता है बेटा? 1 के बराबर हो सकता है। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? चलो अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है। और व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस? बिल्कुल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन का रिलेशन क्या है? तो बेटा इनका रिलेशन ये है, देखो ध्यान से समझना। एपीसी मतलब क्या होता है? एवरेज निकालना कंजप्शन का, एपीसी, और इसका मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, सेविंग का। ये 1 के बराबर, 1 मतलब हम यहां पर क्या ले रहे हैं? इनकम के। ये आपका क्या है? कंजप्शन। ये आपका क्या है? सेविंग। तो सेविंग और कंजप्शन को जैसे ही हम प्लस कर देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा? इनकम के बराबर, क्योंकि आप इनकम में से ही कंजप्शन करोगे और इनकम में से ही सेविंग करोगे बेटा। तो इसीलिए हमेशा एपीसी और एपीएस इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि इन दोनों को जैसे ही आप प्लस करोगे तो आपके पास में टोटल इनकम आ जाएगा। इसलिए 1 बोल रहे हैं कि एपीसी प्लस एपीएस करोगे तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? आप लोगों को बात अच्छे समझ में आ रही है ना बेटा? चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एमपीएस एंड एमपीसी? बेटा इसमें भी वही चीज है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1।
जो चेंज आया है कंजप्शन में और जो चेंज आया है सेविंग के अंदर, इन दोनों को अगर अपन प्लस कर, मतलब एडिशनल इनकम में से कितना आपने कंजप्शन किया और कितना आपने सेविंग किया, ठीक है ना। सपोज करो एडिशनल इनकम में से 2000 आपने कंजप्शन किया और 1000 रुपीज आपने सेव कर लिया, तो आपकी एडिशनल इनकम क्या रही होगी, 3000 रुपीज रही होगी। ये बस यही बोल रहा है वो आपसे कि एडिशनल इनकम का कितना हिस्सा कंजप्शन पे खर्च हुआ और कितना हिस्सा आप सेविंग में डाल रहे हो, दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास में आपकी एडिशनल इनकम आ जाएगी बच्चों, है ना। कितना आसान, देखो लिख रखा द सम ऑफ टोटल ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस इज इक्वल टू 1, दैट इज एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर बच्चों, आ रही है बात समझ में। और नीचे दे रखा है देखो, गिव द मीनिंग ऑफ ऑटोनोमस कंजप्शन, हमने पहले ही पढ़ लिया। ऑटोनोमस मतलब मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन, जहां पर जीरो इनकम पर भी कुछ ना कुछ कंजप्शन होगा। आप वहां पर सोर्सेज भी लिख कर आना कि इनकम जीरो है तो कंजप्शन करने के लिए, मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन को मेंटेन करने के लिए हमारे पास में क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। तो आपको बोलना है सर हम लोन ले सकते हैं, बोरोविंग द लोन कर सकते हैं, हम हमारी प्रीवियस सेविंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम हमारी एडिशनल इनकम को सेल आउट कर सकते हैं। तो सॉरी एडिशनल इनकम नहीं, हमारी एसेट्स को हम सेल आउट कर सकते हैं। तो इन तीन तरीके से हम हमारे मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन को मेंटेन कर सकते हैं। तो आज के बेसिक क्वेश्चन के अंदर इतना ही था बच्चों। आई होप आपके थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट और क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं और भी क्वेश्चंस लेकर आऊंगा और उससे हम और अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश इस चैप्टर को करने वाले हैं। तो बेटा इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, हमारे साथ हार्ड वर्क करते रहिए। आज की क्लास करते हैं हम यहीं पर ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।